तो बच्चों एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर डिस्कशन. ओके, सो नाउ लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट कमर्शियल फार्मिंग. तो एक तरफ आप लोगों ने सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ लिया है, अब हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने ये देखा दैट कमर्शियल फार्मिंग इज बेसिकली द फार्मिंग और द ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स फॉर कमर्शियल पर्पस, दैट इज टू सेल इन द मार्केट, राइट. और मैंने आपको बेसिक डिफरेंस बताया बिटवीन द सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग कि एक तरफ हम लोगों ने क्या देखा था बच्चों कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग इट इज प्रैक्टिस्ड इन द एरिया और इट इज डन बाय द फार्मर टू मीट द फैमिलीज नीड, राइट. कि एक फार्मर अपने एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड में कल्टिवेट करता है क्रॉप्स को सो दैट ही कैन मीट द नीड्स ऑफ हिज ओन फैमिली, राइट. तो उसको एक स्मॉल स्केल पे किया जाता है एंड इट इज डन इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया. ओके, और अगर हम लोग बात करें कमर्शियल फार्मिंग की बच्चों, सो इट इज डन ऑन अ लार्ज स्केल एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर कमर्शियल फार्मिंग. ओके, क्योंकि हम लोग अगर कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं सो इसमें जो फार्मिंग होता है बच्चों दैट इज डन मोस्टली बाय द मशीन्स. तो बड़े बड़े मशीन्स यूज किए जाते हैं सो दैट द क्रॉप दैट इज ग्रोन उसका क्वालिटी काफी अच्छा हो. ओके, एंड ऑल्सो इट इज डन ऑन अ वेरी फर्टाइल लैंड. ओके, बिकॉज इट इज डन फॉर सेलिंग पर्पस, राइट. सो इसमें हम लोगों ने देखा दैट कमर्शियल फार्मिंग इट इंक्लूड्स कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशंस. ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के बारे में. तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग जो होता है बच्चों उसमें बेसिकली कौन से ग्रेन्स ग्रो किए जाते हैं दैट इज सोल्ड इन द मार्केट and wheat and maize are the common commercial grains. Okay, उसके अलावा हम लोग ने देखा कि commercial grain farming it is done in the temperate grassland regions of USA, Europe and Asia. राइट, और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इसमें कैपिटल या लेबर जो है बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, राइट. फिर हम लोगों ने डिस्कस किया मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में. मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग क्या देखा बच्चों, सो इट इज डन बेसिकली जो मिक्स फार्मिंग होता है वो लैंड पे किया जाता है दैट इज कल्टिवेटेड, जहां पे जो क्रॉप्स होते हैं बच्चों दैट आर ग्रोन फॉर द फूड पर्पस. Okay, apart from that fodder crops are also grown and also the livestock they are reared, right. तो मैंने आपको पिक्चर्स के थ्रू दिखाया कि एक बड़े लार्ज फार्म में क्या होता है कि एक तरफ क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं चाहे वो फूड फॉर सेलिंग पर्पस या फिर फॉडर क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं एंड ऑल्सो द लाइवस्टॉक दे आर रियर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट. कि उससे डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स हो, वूल हो या हाइड्स हो. ओके, जो हम लोगों ने नोमैडिक हर्डिंग में भी पढ़ा था, है ना. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट प्लांटेशंस दैट इज थर्ड टाइप हियर इन द कमर्शियल फार्मिंग. नाउ लेट अस सी कि प्लांटेशंस में क्या होता है. नाउ प्लांटेशंस आर टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफी, शुगरकेन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन. सो बेसिकली प्लांटेशन में क्या होता है बच्चों, इट इज अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग जहां पे एक सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है पूरे लैंड पे. ओके, अब ये सिंगल क्रॉप कौन कौन से हो सकते हैं, सो टी प्लांटेशन होता है बच्चों, कॉफी होता है, शुगर केन होता है, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन. तो एक बड़े से लार्ज फार्म या लार्ज लैंड पे ये सारे सिंगल क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. And also large amount of labor and capital are required for plantations agriculture. अब इसके लिए बहुत बड़ा लैंड का भी जरूरत होता है बच्चों, उसके अलावा लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर. ओके, क्योंकि ये पूरे एक लार्ज एरिया में किया जाता है जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, राइट. कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट तरीके का सिंगल क्रॉप्स ग्रो किया जाता है. ओके, और इसके लिए बहुत सारा लेबर भी रिक्वायर्ड है एंड ऑल्सो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, राइट. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्लांटेशंस एग्रीकल्चर. और ये किस किस का हो सकता है, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया टी, कॉफी, शुगर केन. ओके, तो इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी जरूरी है बच्चों. फॉर एग्जाम्पल एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट, वाटर अवेलेबिलिटी भी होना चाहिए, फर्टाइल भी बहुत सॉइल भी बहुत फर्टाइल होना चाहिए. तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है while we are talking about plantations agriculture. Okay, now major plantations are found in the tropical regions of the world. अगर हम लोग major plantations की बात करें कि कहाँ पे ऐसे single crops grow किए जाते हैं, so they are basically found in the tropical regions of the world. Okay, और हम लोग tropical regions किसको कहते हैं, ऑब्वियसली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा इन ज्योग्राफी, है ना. तो जो रीजन से आप देखो कि ये ट्रॉपिकल रीजन में, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये ट्रॉपिकल रीजन में आपको ये एरियाज ये दिख रहे हैं बच्चों. सो यहाँ पे आपको मेजर प्लांटेशंस मिलेंगे. फॉर एग्जांपल रबर इन मलेशिया, कॉफी इन ब्राजील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जांपल्स. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट रीजन में कौन कौन से प्लांटेशंस होते हैं. तो अगर हम लोग साउथ अमेरिका की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इस रीजन में आप देख सकते हो कोको या कॉफी प्लांटेशन है.
ओके अगर हम लोग इस रीजन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे शुगर और कॉटन, ओके शुगर केन या कॉटन की अगर हम बात करते हैं, है ना। उसके अलावा मेक्सिको का ये रीजन जो आप देख रहे हो, या आप वर्ल्ड मैप पे भी देख सकते हो बच्चों, ये यहाँ पे आप देखो कि शुगर केन का प्लांटेशन है। ओके अगर हम इंडिया की बात करें स्पेसिफिकली, तो यहाँ पे आप देखो कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में या सर्दर्न पार्ट में टी प्लांटेशन होता है। ओके अगर हम श्रीलंका की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप टी प्लांटेशन देख सकते हो। ओके अगर हम लोग मलेशिया की बात कर रहे हैं तो वहां पे रबर का प्लांटेशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कॉफी का प्लांटेशन होता है। तो आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि जो भी ट्रॉपिकल रीजन में ये सारे एरियाज है बच्चों, यहाँ पे प्लांटेशंस, मेजर प्लांटेशंस दे आर फाउंड इन दीज रीजन्स। और यहाँ पे आप बेसिक एग्जांपल्स याद रखो कि प्लांटेशंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है, तो रबर, टी, coffee, these are some of the common examples that you can see that or you can find in these tropical regions कि यहाँ पे ये सारे plantations आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। Okay, so these are some of the important points that you have to remember about plantation agriculture. Okay, तो बच्चों एक तरफ हम लोगों ने बात कर लिया है अबाउट द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके तो उसमें हम लोगों ने सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, और उसके बाद हम लोगों ने कमर्शियल फार्मिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, एंड आल्सो द डिफरेंट सब पार्ट्स ऑफ दिस सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द कमर्शियल फार्मिंग। एक अलग टाइप ऑफ फार्मिंग है बच्चों जो आज के डेट में बहुत ही फेमस है और बहुत ही ज्यादा प्रमोट किया जाता है, दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है। सो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। तो जैसे बच्चों आप लोग सबसिस्टेंस फार्मिंग में या फार्म सिस्टम में आपने पढ़ा कि डिफरेंट केमिकल्स आर यूज्ड, ओके, टू एनहांस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, राइट। तो बहुत सारे केमिकल्स यूज करने की वजह से क्या होता है बच्चों कि वो जो नेचुरल चीज है, जो नेचुरल क्वालिटी है क्रॉप का, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ओके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इन सारी चीजों के। सो बेसिकली आप देखो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होता है, सो इसमें आप देखो ऑर्गेनिक मैन्योर यूज किया जाता है जो बहुत ही प्योर और बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही हेल्दी होता है फॉर द सॉइल एंड आल्सो फॉर द क्रॉप्स। ओके अपार्ट फ्रॉम दैट नेचुरल पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड। ओके तो हम लोग जो डिफरेंट केमिकल्स यूज करते हैं क्रॉप्स में बच्चों कि इंसेक्ट्स अगर क्रॉप्स को बर्बाद कर रहे हैं तो इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स या डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिसका क्रॉप्स पे या सॉइल पे बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। ओके लेकिन वहीं अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो यहाँ पे आप देखो बहुत ही नेचुरल पेस्टिसाइड यूज किया जाता है rather than the chemicals. Okay now no genetic modification is done to increase the yield of crops. Okay so basically other than organic farming की अगर हम बात करते हैं तो जो भी क्रॉप्स होते हैं बच्चों उसमें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया जाता है टू इनहांस और टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। ओके कि क्रॉप्स बहुत ज्यादा जल्दी उग जाए। बेसिकली अगर हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है। ओके तो इसलिए आप देखो कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को आज के डेट में बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है और डिफरेंट रीजन में आप देखोगे बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज करके क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं, एंड दैट इज रियली हेल्दी फॉर पीपल, राइट। सो बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाता है, जो ऑर्गेनिक क्रॉप्स आते हैं बच्चों, उससे जो फूड बनता है, जो फिनिश प्रोडक्ट होता है, सो व्हाट आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑर्गेनिक फूड? सो इट प्रिवेंट्स प्रीमैच्योर एजिंग. Apart from that, it boosts immune system and also it ensures safe and healthy world for future generation and tastes better than organic food. Okay? तो ये सारे benefits आप देख रहे हो organic food के. So basically आप देख सकते हो immune system हमारा और strong होता है, हम लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, and also बहुत ही healthy होता है for future generation and also the people who are consuming these organic food. And also it reduces the risk of heart diseases. राइट तो बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चों जिसमें केमिकल्स यूज करने की वजह से क्या होता है, वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही रिस्की हो जाता है, राइट। लेकिन वही अगर हम लोग ऑर्गेनिक फूड की बात कर रहे हैं, सो इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीजेस. Apart from that, it promotes animal welfare and also it reduces the presence of pesticides. ओके तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज किया जा रहा है ना, सो इट रिड्यूसेस द प्रेजेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स इन दैट फूड या क्रॉप जिस पे भी स्प्रे किया जा रहा है, एंड ऑल्सो इट प्रिवेंट्स कैंसर, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, राइट। तो आप देख सकते हो कि ऑर्गेनिक फूड के आपको बहुत सारे यहाँ पे बेनिफिट्स दिख रहे हैं, और आज के डेट पे बहुत लोग ऐसे हैं बच्चों जो अवेयर हो रहे हैं ऑर्गेनिक फूड के बारे में, वो लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और ऑर्गेनिक फूड बना रहे हैं, राइट। दैट इज हेल्दी फॉर आवर okay for our immune system and also for our whole body and the future generation also.
ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। तो एक तरफ बच्चों हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में अब डिस्कस कर लिया है, जिसमें हम लोगों ने वेरियस टाइप्स के बारे में बात किया। सबसिस्टेंस फार्मिंग में हम लोगों ने इंटेंसिव और प्रिमिटिव के बारे में बात किया। फिर हम लोगों ने कमर्शियल फार्मिंग के बारे में डिस्कस किया, दैट इंक्लूडेड कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग एंड ऑल्सो मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। उसके अलावा हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात किया, दैट इज अ न्यू टाइप जो आज के डेट पे आप देखोगे प्रैक्टिस किया जा रहा है। Now let us talk about some of the major crops कि what are some of the major crops that are grown. Okay, agriculture में अगर हम बात करते हैं तो हम लोग crops की भी बात कर रहे हैं, है ना? तो कौन कौन से major crops है हमारे country में या all over the world that are grown in different places. Now a large variety of crops are grown to meet the requirement of growing population. Crops also supply raw materials for agro-based industries. ओके तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज जो होते हैं बच्चों, वहां के लिए सप्लाई है, रॉ मटेरियल्स भी है जो क्रॉप्स जो सप्लाई करते हैं। ओके, सो हियर लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। पहला है हमारा राइस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट राइस हियर। नाउ राइस इज द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं तो राइस इज द मेजर फूड क्रॉप, ओके, दैट इज कंज्यूम्ड बाय अ लार्ज पॉपुलेशन. So it is staple diet of the tropical and subtropical region. Now it is the staple or the main diet. Okay? तो आप देखोगे इंडिया में भी आप देख सकते हो राइस को बहुत ही ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। अगर हम इंडिया के अलावा ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट रीजन्स की भी बात करें बच्चों, तो डिफरेंट रीजन्स में भी आप देखो दैट राइस इज द स्टेबल डाइट। ओके, एंड बेसिकली ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे राइस इट इज द मेन डाइट देयर, राइट? नाउ राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। अब राइस को ग्रो करने के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए ये हम लोग समझते हैं। तो राइस के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, दैट इज एडिक्वेट अमाउंट ऑफ सनलाइट होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम दैट हाई ह्यूमिडिटी, ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट रेनफॉल, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर होना चाहिए। ऑल्सो इट ग्रोज बेस्ट इन अलुवियल क्ले सॉइल विच कैन रिटेन वाटर। अब कौन से सॉइल में राइस सबसे अच्छे से ग्रो कर सकता है? सो इट इज डन इन द अलुवियल clay soil and why? Because it can retain water. तो आप देख सकते हो कि जो alluvial clay soil होता है बच्चों, that can retain water, that has the capacity of holding water. इसीलिए उन सारे soils में या जिस region में ऐसे soil मिलते हैं, that is alluvial clay soil, वहां पे राइस अच्छे से grow हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप जैसे इस पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे आप देखो राइस इज ग्रोन हियर इन दिस रीजन वेयर देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट दिस इज द पिक्चर ऑफ द राइस क्रॉप, राइट? तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? In today's class we discussed about the plantation agriculture and we also talked about organic farming. Plantation agriculture में आपने देखा that in this type of agriculture a single crop is grown that can be of tea, coffee, sugarcane, rubber and all and so on, right? जो हम लोगों ने मैप में भी डिस्कस किया कि ट्रॉपिकल रीजन में आप देखोगे कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट प्लांटेशंस है, राइट? उसके बाद हम लोगों ने ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात किया। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैंने बताया दैट ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द केमिकल्स एंड नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन, राइट? सो बेसिकली ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया मेजर क्रॉप्स के बारे में, जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया राइस से, दैट इज द स्टेपल डाइट इन द वर्ल्ड। और अगर हम लोग ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स की बात करते हैं, सो राइस इज द मेन फूड देयर। ओके, सो यहाँ पर हम लोग राइस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन ऑफ राइस, और उसके अलावा और कौन कौन से मेजर क्रॉप्स हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।